जी सभी को नमस्कार। इंद्रा शर्मा जी नमस्कार। चलिए छंद पर आते हैं। तो पहले छंद के बारे में बात कर लेते हैं। छंद किसे कहते हैं? तो एक प्रश्न तो सीधा सीधा यहां से यही पूछ लेगा कि छंद का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो छंद का शाब्दिक अर्थ है, छंद का शाब्दिक अर्थ है बंधन, आह्लाद। छंद का शाब्दिक अर्थ होता है बंधन, आह्लाद। ठीक है। छंद शब्द, छंद शब्द संस्कृत की छद धातु से बना है। छंद शब्द संस्कृत की छद धातु से बना है। जिस रचना में, जिस रचना में चरण, वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक, गण आदि का, आदि का विधिवत, आदि का विधिवत सामंजस्य होता है, आदि का विधिवत सामंजस्य होता है, उसे छंद कहते हैं। उसे छंद कहते हैं। आदि का विधिवत सामंजस्य होता है, उसे क्या कहते हैं? छंद। तो जिस रचना में चरण, वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक, गण आदि का विधिवत सामंजस्य होता है, उसे हम क्या कहते हैं? छंद। वर्षा मैम बिल्कुल स्वागत है। गुड आफ्टरनून। अनिता जी प्रणाम सर जी। अरे आप प्रणाम मत किया करो, पता है आप लोग सब बड़े बड़े होंगे हमसे उम्र में भी, है ना। तो अनिता जी आपको नमस्कार। राज धरवाल जी जय जोहार राज सर। रोहित जी राधे राधे। मुकेश मेहता जी नमस्ते। वर्षा शिरोमणि जी नमस्कार। पवन वास्कले जी राम राम। राम राम सभी को। चलिए, तो छंद किसे कहते हैं? जिस रचना में चरण, वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक, गण आदि का विधिवत सामंजस्य होता है, तो ऐसी रचना को क्या कहा जाता है? छंद कहा जाता है। छंद कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ऐसी रचना को क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। छंद शब्द की उत्पत्ति, छंद शब्द की उत्पत्ति, छंद शब्द की उत्पत्ति ऋग्वेद के, छंद शब्द की उत्पत्ति ऋग्वेद के 10वें मंडल, ऋग्वेद के 10वें मंडल पूछा गया, ये प्रश्न पूछा गया है। छंद शब्द की उत्पत्ति कहां मिलती है? तो छंद शब्द की उत्पत्ति हमें ऋग्वेद में मिलती है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो 10 मंडल है। इतिहास वाले सर आपको बताएंगे, है ना। तो 9 मंडल तक क्या अलग अलग ऋषि के द्वारा लिखा गया है। जैसे पहला मंडल अंगिरा ऋषि ने लिखा है। ऋग्वेद का दूसरा मंडल ग्रसमत भार्गव जी ने लिखा है। ऋग्वेद का तीसरा मंडल विश्वामित्र जी ने लिखा है। और इसी में गायत्री मंत्र है जो हम बोलते हैं ना कि ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात। ये जो गायत्री मंत्र है ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल में आपको मिलेगा। तो चौथा मंडल, पांचवा, ऐसे अलग अलग ऋषि के द्वारा सारे मंडल लिखे गए हैं। 10वां मंडल किसी ने भी नहीं लिखा है, सुने हुए पर आधारित है, सुक्तियों पर आधारित है। तो छंद शब्द की उत्पत्ति ऋग्वेद के 10वें मंडल, ऋग्वेद के 10वें मंडल के उसमें 3 सूक्त हैं। तो उसमें से एक सूक्त का नाम है पुरुष सूक्त। ठीक है, उसमें से एक सूक्त का नाम क्या है बच्चे? पुरुष सूक्त। तो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त के नवम छंद में, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त के नवम छंद में, ऋग्वेद है उसमें 10 मंडल है, 10वें मंडल में 3 सूक्त हैं जिसमें से एक सूक्त का नाम है पुरुष सूक्त। और पुरुष सूक्त के नवम छंद में, छंद की उत्पत्ति के नवम छंद में, छंद की उत्पत्ति, छंद की उत्पत्ति, छंद की उत्पत्ति ईश्वर, ईश्वर और यहां कहीं पर आपको मिलेगा कि ब्रह्मा जी से मानी गई है, ईश्वर से मानी गई है, ईश्वर से मानी गई है। ठीक है, तो छंद का मैटर कहां है? सीधे भगवान से संबंधित है। छंद का मैटर सीधे भगवान से संबंधित है। अनुष्का बर्मन जी आपका नाम हमने ले लिया है, बस। अनुष्का जी उसमें भी थी ना, बाहुबली मूवी में भी, है ना। शुभम दांगी जी, सर हम 20 साल के हैं तो आपको तो प्रणाम करना पड़ेगा, आप बड़े हुए। नहीं मैम, आप लोगों से प्रणाम नहीं करवाना हमें, आप भविष्य के भावी पदाधिकारी है। हम जैसे टीचर तो बस टीचर ही बने रहते हैं, बस पढ़ाते रहेंगे यहीं पर। आप लोग तो भविष्य के बड़े बड़े पदों पर जाएंगे, है कि नहीं? तो आपसे प्रणाम का कैसे करवा सकते हैं हम? चलिए, कोई बात नहीं राजू भाई, लेट नहीं हुए हो आप। राजीव आप लेट नहीं हुए हैं, आप तो कमल के पर्यायवाची हैं, आपका स्वागत है। ये वाले पॉइंट आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेते ना, तो लिख पाओगे तो लिख लो जल्दी से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा, किसी भी किताब से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आप इत्मीनान से मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स आप पढ़ते हैं तो आपको किसी भी बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आपके एग्जाम में आता है सीधा सीधा मैं वही पढ़ा रहा हूं। आपको मेरा कंटेंट मार्केट की किसी भी किताब से मैच होता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि मैं बिना देखे पढ़ाता हूं, जो मन में आता है वो पढ़ाता हूं। तो कहीं पर भी, और ना मैं किसी से पढ़ा हूं, तो जब मैं किसी से पढ़ाई नहीं हूं तो किसी का भी कॉपी भी नहीं लगेगा। मेरा पढ़ाने का तरीका सीधे सीधे आपके एग्जाम हॉल से मैच होता है। कि एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, छंद का शाब्दिक अर्थ क्या है, आपको बताना है छंद शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है, तो आपको बताना है छद धातु से हुई है। सीधे सीधे एग्जाम में जैसे प्रश्न आते हैं वैसे ही मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां से हमने आगे बढ़ा कि छंद शब्द की उत्पत्ति ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के नवम छंद में ईश्वर से मानी गई है। और छंद सूत्र में, छंद की जो पहली रचना है वो है छंद सूत्र। ठीक है, छंद सूत्र में, छंद सूत्र में, छंद सूत्र एक रचना का नाम है। ठीक है, छंद सूत्र एक किताब का नाम है। छंद सूत्र में छंद का, छंद का सुसंबद्ध वर्णन, छंद सूत्र में छंद का सुसंबद्ध वर्णन आचार्य पिंगल के द्वारा, आचार्य पिंगल के द्वारा, आचार्य पिंगल के द्वारा किया गया। इसलिए
इसलिए छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। भैया जेल प्रहरी में यह प्रश्न आ चुका है कि छंद शास्त्र का दूसरा नाम क्या है, तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए, छाप लीजिए अपने नोट्स में, है ना। छंद शास्त्र का दूसरा नाम क्या है, यह प्रश्न जेल प्रहरी में पूछा गया प्रश्न है, तो आपको बताना है कि छंद शास्त्र का दूसरा नाम जो है पिंगल शास्त्र है। छंद शास्त्र का दूसरा नाम पिंगल शास्त्र है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखा जाए तो विनर्स के सभी टीचर अच्छे हैं, लेकिन आप सब, अरे ऐसे नहीं है बेटा, सभी टीचर अच्छे हैं, सब अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। नहीं अनिता जी, ऐसा नहीं है, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं, हमने हिंदी में पीएचडी नहीं की है, ठीक है। जो बात है वो सत्य है, मैं झूठ नहीं बोलता कभी, है ना। जो है काम दिखता है, मैं फालतू बोलूं मैंने ऐसा किया वैसा किया, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं स्टार्टिंग से बिल्कुल, अंकित चंद्रवंशी जी, आपका नाम याद हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। पवन वास्कले जी, हाँ सर, एग्जाम के एग्जाम्पल है सर, हाँ एग्जाम के एग्जाम्पल है, बिल्कुल। पवन वास्कले जी समझ गए हैं कि हाँ सर एग्जाम के एग्जाम्पल देते हो आप, बिल्कुल सही। तो क्या हुआ सर जी, आप तो हमारे गुरु हो जो ईश्वर से भी ऊपर है। अरे भैया ऐसा नहीं है सोहन भाई। राजीव बलोदिया जी, हवा में तीर मारना मुझे नहीं आता, मैं इन चीजों से दूर ही रहना चाहता हूं, ठीक है। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं होगा। धन्यवाद सभी को। तो एक प्रश्न सीधा सीधा रहेगा कि पिंगल शास्त्र किसे कहा जाता है, तो छंद शास्त्र को कहा जाता है। एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि आचार्य पिंगल की रचना का नाम क्या है, तो आचार्य पिंगल की रचना का नाम है छंदसूत्र। ये छंदसूत्र किताब है जो किसने लिखी है, आचार्य पिंगल ने लिखी है, ठीक है। आचार्य पिंगल ने लिखी है, इसलिए उनकी पुस्तक का नाम है। तो दो प्रश्न यहां पर आपके ये भी कवर होते हैं, दो प्रश्न यहां पर आपके ये भी कवर होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हमने छंद की परिभाषा तो देख ली है कि जिस रचना में चरण, वर्ण, मात्रा, गति, यति, तुक, गण आदि का विधिवत सामंजस्य होता है, उसे हम क्या कहते हैं, छंद। अब हम आगे चलते हैं, छंद के प्रमुख संघटक तत्व, हेडिंग डालेंगे छंद के संघटक तत्व। छंद के संघटक तत्व, संघटक तत्व का मतलब होता है कि जिनसे मिलकर छंद बना है। छंद के संघटक तत्व का मतलब होता है जिनसे मिलकर छंद बना है। तो पहला संघटक तत्व है चरण। मैं पहले आपको सारे संघटक तत्व बता देता हूं जिनसे मिलकर बना है, फिर एक एक की हम बात करेंगे। पहला होता है चरण, फिर होता है वर्ण, फिर होता है क्रम। अच्छा इसका क्रम नहीं है ना, किसी को भी आप कहीं पर भी कर सकते हो, पर ये समझने के तरीके से है, इससे आपको समझ में आएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो चरण, वर्ण, मात्रा को आप ऊपर कर लीजिए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चरण, वर्ण, मात्रा, क्रम। एक संघटक तत्व है हमारे पास यति, एक होता है गति, एक होता है तुक, और एक होता है गण, ठीक है। तुक और गण, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, संघटक तत्व होते हैं। इनसे मिलकर जो है छंद बनता है, इनसे मिलकर छंद बनता है। एक एक चरण किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, मात्रा का क्या कॉन्सेप्ट है, क्रम किसे कहेंगे, यति क्या होती है सर, गति क्या होती है सर जी, तुक किसे कहते हैं, यगण, ये सब क्या है सर जी, ये सब मैं एक एक करके आपको बता रहा हूं। फिलहाल ये संघटक तत्व है, आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपकी आवाज अच्छी है बहुत है, भगवान इतना भी नोटिस करते हैं, कह रहे आपकी आवाज अच्छी है बहुत, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच मैम। ठीक है, मैं थैंक यू सो मच सर, यू आर द बेस्ट टीचर ऑफ माय लाइफ। दीपक भाई, सोनिया परमार मैम नमस्ते। आपकी मैंने आज ही आपकी क्लास देखी है, ओके। सोनिया परमार जी रोजाना लाइव आया कीजिए, बड़ी मजेदार क्लास होती है हमारी, ठीक है। और आना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि यदि आप, मैं आपको कहता हूं दूसरे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सही है, लेकिन यदि आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो ना, तो जो मैं छंद टॉपिक पढ़ा रहा हूं, देखो कोई भी टीचर गारंटी नहीं ले पाएगा, क्योंकि वो एग्जाम हॉल में तो देखे नहीं आया। सर हिंदी वाले सर इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि यदि आपका एसआई का एग्जाम हुआ, यदि आपका एसआई का एग्जाम हुआ और एसआई के एग्जाम में 70 नंबर की हिंदी आई, ठीक है, तो ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं इसमें से 4 नंबर के प्रश्न आएंगे। कितने नंबर के, 4। और सबसे बड़ी गारंटी की बात क्या है कि टॉपिक से ही प्रश्न नहीं आएंगे, जो मैंने पढ़ाया उसी में से 4 नंबर के आएंगे। अब इससे बड़ी बात कौन बोलेगा, कि पेपर ही आउट हो रहा आपका। अच्छा दूसरी चीज सर, ऑनलाइन एग्जाम है, वो तो 40 पेपर आएंगे, किसी एक पेपर में आगे 4 नंबर के, आप तो ऐसा बोल रहे नहीं बेटा, 40 के 40 में 4 नंबर का आएगा, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसी में से आएगा। सुबह भी 4 नंबर का, शाम को भी 4 नंबर का, आज भी 4 नंबर का, कल भी 4 नंबर का। इससे बड़ी बात और मैं क्या बोलूं, समझ रहे हो आप, मतलब जो मैं पढ़ाऊंगा उसी में से। अब आपका एक डाउट कि सर ऐसे तो कोई दोहा आया तो रहेगा, तो दोहे का उदाहरण, पर आप तो ज्यादा से ज्यादा 2-3 एग्जांपल दोगे दोहे के, वहां तो लाखों दोहे, किसी और दोहे का आ गया तो मैं आपको तरीका बताऊंगा ना कि जिससे आप मात्रा गिनो और उसमें आपकी 13-11 मात्रा आ जाए तो आप दोहा बता देना। सेम वो दोहा ये जरूरी नहीं रहेगा, लेकिन वो दोहा ही है, ये आपको मैं पहचान करना सिखा दूंगा, इसलिए मैंने गारंटी ली है। नहीं तो कोई मेरा थोड़ी कि वो मेरे नोट्स देखेगा और वहां से आएगा, लेकिन आप उस प्रश्न को 100% सोल्व कर लोगे, ऐसा मेरा कहना है, ठीक है। हाँ मैंने स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़े, इसलिए कोई टॉपिक अच्छा लगता है। हाँ मंजू लोधी जी, बिल्कुल सही, अच्छी बात है। हाँ राजकिशोर पटेल बहुत बहुत धन्यवाद पानी याद दिलाने के लिए। आपसे तो बात करने लगो तो इतनी बातें आती है, आप लोगों को पढ़ाने ही नहीं देते, बढ़िया है, आपको बात करना अच्छा लगता है मुझसे, क्यों। चलो चरण के अंतर्गत लिखिएगा, छंद कुछ पंक्तियों का समूह होता है, छंद कुछ पंक्तियों का समूह होता है, इसमें समान वर्ण, इसमें समान वर्ण या मात्राएं होती है, इन्हें ही चरण, या इसका एक और नाम है, इसे ही पाद भी कहते हैं। पद नहीं, पाद। चरण का ही एक और नाम क्या है, पाद। देखो पाद के दो मतलब होते हैं, एक पाद मतलब चरण और एक पाद आप समझते हो, है ना। तो चरण या पाद, इन्हें ही चरण या पाद कहा जाता है, इन्हें ही चरण या पाद कहा जाता है, ठीक है।
इन्हें ही चरण या पाद कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे कोई दोहा लिखेंगे तो दोहा, जैसे दोहे में क्या होता है, मान लो मैंने लिखा कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होई, है ना। तो इस तरह से लिखने का तरीका रहेगा। ये पूर्ण विराम की तरह आपको दिखेगा, लेकिन ध्यान रखना छंद संस्कृत का मैटर है, तो पूर्ण विराम एग्जैक्ट पूर्ण विराम जैसा दिखेगा, लेकिन ये पूर्ण विराम नहीं है, इसका नाम होगा यति। अब यदि पूर्ण विराम है तो सोचो दो पूर्ण विराम हिंदी में कहां लगाते हैं, कौन से टीचर ने बताया कि दो पूर्ण विराम आएंगे एक साथ? एक साथ दो पूर्ण विराम आते हैं क्या? नहीं आते ना। तो सीधी सी बात है, पूर्ण विराम जैसा दिखेगा, याद करने के लिए याद कर सकते हो आप, लेकिन है नहीं, इनका नाम है यति। तो ये जो यहां पर जो लिखा जाएगा तो इसे कहा जाएगा पहला चरण, इसे कहते हैं चरण, इसे कहेंगे दूसरा चरण, इसे कहते हैं तीसरा चरण, और इसे कहते हैं चौथा चरण। ये किसी दोहे का भी हो सकता है, चौपाई का भी हो सकता है, सोरठा का भी हो सकता है। ठीक है, चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा होती है। राजीव जी एक एक पॉइंट को अच्छे से समझिए आप। आप मुझसे जो भी पूछोगे ना तो मैं आपको बता दूं कि आप ऐसे इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो और ऐसे सर से पढ़ रहे हो, आप कुछ भी पूछोगे पूरी हिंदी में तो मैं कहीं से कुछ भी बता सकता हूं। पर दिक्कत यह है कि मैंने आगे पीछे का बताया तो आपके मन में भी डाउट आएगा, दूसरे बच्चों को भी डाउट आएगा। तो परखने की कोशिश बिल्कुल मत करना, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपको समझ में फिर नहीं आएगा। जैसे मैंने कहा, आपने चौपाई की बात निकाल ली बीच में, तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है, प्रायः सम चरणों में 2 गुरु होते हैं, मैं सब बता सकता हूं। चौपाई एक सम मात्रिक, लेकिन अभी नहीं, मैं ये सब पढ़ाने वाला हूं ना आपको, तो एक एक पॉइंट को छोटे से आप समझिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो 1 2 3 4 ये हमारे क्या हो जाएंगे? 4 चरण। ध्यान रखिएगा, दोहे में भी 4 चरण है, सोरठा में कितने चरण है? 4। रोला में कितने हैं? 4। चौपाई में कितने हैं? 4। कोई भी छंद में सर जनरली कितने चरण होते हैं? तो 4 चरण ही होते हैं। सर क्या 4 से कम चरण किसी में होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। सर क्या 4 से ज्यादा हो सकते हैं? हाँ, 4 से ज्यादा है। जैसे छप्पई छंद में 6 चरण है, लेकिन छप्पई छंद 2 छंदों से मिलकर बना है, तो वो तो जनरली नहीं हुआ ना, वो तो एक तरह से अपवादित हो गया कि भाई वो तो 2 छंदों से मिलकर बना है। सर कुंडलियां छंद में भी 6 चरण होते हैं क्या? हाँ, लेकिन कुंडलियां छंद दोहा और रोला के संयोग से बनता है, तो वो तो 2 छंदों से मिलकर बना है। तो उनको यदि हम अलग हटा दें तो कोई भी छंद में 4 चरण होते हैं, ऐसा फिक्स है। कोई भी छंद में 4 चरण होते हैं, ऐसा फिक्स है। ठीक है, निखिल जी कह रहे हैं सर मेरे भैया आपकी बुराई कर रहे हैं मजाक में। अच्छा, चलो करने दो भैया, अच्छी बात है, भैया को बुराई कर लेने दो हमारी। क्या कह रहे हैं वैसे वो? चलिए, तो पहला चरण होगा। अब इसी में जैसे मान लो अपन ने चौपाई की बात कर लें, अभी मैंने बोला जैसे श्री गुरु चरण सरोज, ये क्या है? दोहा। तो देखो, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चार। तो ये क्या हो गया? हमारा दोहा हो गया। लेकिन ऐसे ही हम चौपाई भी लिखेंगे तो भी वैसे ही 4 चरण होंगे। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो ये क्या हो गई? चौपाई हो गई। तो इसमें भी कितने चरण हुए? 4। इसी तरह से हमने बोला मंगल भवन अमंगल हारी, तो ये क्या हो गई? चौपाई। एक चरण में आया मंगल भवन अमंगल हारी, केवल एक चरण है। इसी तरह से हमने बोला कि बंदाऊं गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमिय मुरी मई चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। तो ये भी क्या हो गई? आपकी चौपाई हो गई। ठीक है, ये भी क्या हो गई? आपकी चौपाई हो गई। ठीक है, तो चरण आपको समझ में आया होगा। चरण किसे कहते हैं? पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। चरण के बाद मैं आपको अगला संघटक तत्व समझाने जा रहा हूं, जिसका नाम है वर्ण। वर्ण को अच्छे से समझिएगा, है ना। वर्ण, वर्ण के अंतर्गत लिखिएगा, छंद शास्त्र में, छंद शास्त्र में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। छंद शास्त्र में 2 प्रकार के क्या होते हैं?
वर्ण होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के वर्ण होते हैं। पहला लघु वर्ण और दूसरा गुरु वर्ण। ध्यान रखिएगा, छंद शास्त्र में वर्ण केवल कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के। या तो कोई वर्ण लघु होगा या कोई वर्ण गुरु होगा। तीसरे की यहां पर बात नहीं की जा रही है। तीसरे वर्ण की यहां पर बात नहीं की जा रही है, इस बात पर विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, छंद शास्त्र में केवल दो प्रकार के वर्ण होंगे, एक तो लघु वर्ण होगा या फिर गुरु वर्ण होगा। वर्ण के बाद अगला जो संघटक तत्व था हमारे पास वो था मात्रा। मात्रा किसे कहते हैं? मात्रा को समझ लेते हैं। मात्रा किसे कहते हैं? तो वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय को, वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। वर्ण के उच्चारण में जो लगने वाला समय है उसे ही हम मात्रा कहते हैं। जैसे यहां हमने बोला, यहां हमने क्या बोला? क, तो क में क्या है? तो अपन बोलेंगे क, जल्दी बोलेंगे। और क, तो ये वर्ण के उच्चारण में समय ज्यादा लगा, इसलिए वो लघु मात्रा, गुरु मात्रा कहलाएगी। और ये लघु मात्रा कहलाएगी, है ना। तो वर्ण के उच्चारण में जो लगने वाला समय है वही क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है। लघु वर्ण की मात्रा, लघु वर्ण की मात्रा को इस प्रकार, लघु वर्ण की मात्रा को इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है तथा इसे एक गिना जाता है, तथा इसे एक गिना जाता है। लघु वर्ण की मात्रा को एक गिना जाता है और खड़ी पाई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, जबकि 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 गुरु वर्ण की मात्रा को, जबकि गुरु वर्ण की मात्रा को ऐसा एस जैसा दिखेगा, है ना, लेकिन न ये एस है न हिंदी का 5 है, सॉरी अंग्रेजी का 5 भी नहीं है, एस भी नहीं है, पर ऐसा आपको दिखेगा। ठीक है, जबकि गुरु वर्ण की मात्रा को इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है, इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है तथा इसे दो गिना जाता है, तथा इसे दो गिना जाता है। इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है तथा इसे कितना गिना जाता है? दो गिना जाता है। ठीक है, हाँ, विदेशी का विलोम स्वदेशी हो गया। ठीक है, अच्छा माया चौधरी जी, अच्छी बात है, हमें भी याद है, आपको भी याद है, हमें भी पूरी याद है। ठीक है, सलीना दहिया जी, कल मेरी मम्मी क्लास देख रही थी, नाइट में भी कह रही थी कि जो सर पढ़ा रहे थे अब नहीं। कल मेरी मम्मी क्लास देख रही थी तो नाइट में भी कह रही थी कि जो सर पढ़ा रहे थे अब नहीं। सलीना जी, हम आपके कमेंट का मतलब नहीं समझे, दोबारा रिप्लाई कीजिएगा आप। अब अच्छे से समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो। तो मात्रा किसे कहते हैं? वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। लघु वर्ण को एक इस प्रकार तथा एक गिना जाएगा, गुरु वर्ण को इस प्रकार और दो गिना जाएगा। ठीक है, अब ये क्या कॉन्सेप्ट है इसको हम समझते हैं। ये क्या कॉन्सेप्ट है इसको अपन समझते हैं। लघु वर्ण और गुरु वर्ण का क्या कहना है? तो देखो, लघु वर्ण कौन से होते हैं? जो लघु स्वर होते हैं, जैसे छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री, ये मैंने वर्णमाला में आपको पढ़ाया है। इन्हें हम क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं या लघु स्वर कहते हैं। तो इनकी मात्रा को एक गिना जाता है। इनकी मात्रा को क्या गिना जाता है? एक। इनके अलावा जितनी भी मात्राएं होंगी उनको हम कितने गिनेंगे? दो। कितने गिनेंगे? दो। जैसे कि आप समझिए, कितने गिनेंगे? दो। जैसे कि आप समझिए, मान लो एक शब्द है कमल, तो कमल में कितनी मात्रा हुई? एक, एक, एक। तो कमल में कितनी मात्रा मानी जाएगी? तीन मात्रा मानी जाएगी। अब शब्द यदि है हमारे पास कमला, तो एक, एक, दो। कमला में कितनी मात्रा हो गई? चार। शब्द है हमारे पास किसान, शब्द है हमारे पास किसान, तो क में छोटी ई की मात्रा एक, क में चूंकि छोटी ई की मात्रा है तो एक, स में बड़ा आ की मात्रा है तो दो, और न नल में अ अनार वाला है, यदि इनमें से कोई आया तो एक गिना जाएगा। न में भी अ है, क में छोटी ई है, तो किसान में कितनी मात्रा हुई? चार मात्रा हुई। किसान में कितनी मात्रा हुई? चार मात्रा हुई। ठीक है, ठीक है, फिलहाल मैं जो समझा रहा हूं वो समझिएगा। कमल, कमला, किसान है। हमने लिखा पिताजी, तो पिताजी में प में छोटी ई की मात्रा है तो एक गिना जाएगा, त में बड़ा हो तो दो, ज में बड़ी की मात्रा तो दो। तो पिताजी में क्या हो जाएगा? लघु गुरु गुरु। सर लेकिन कोई शब्द यदि आधा हो तो क्या करना रहता है? तो वो समझिएगा। जैसे ये शब्द है अंत, तो अब अंत में न नल वाला कैसा है? आधा है। लो बताओ, सोहन सिंधे जी बताओ। अब हमने तो आपका कमेंट भी नहीं देखा, हम आगे रह के बताने वाले थे कि आप क्या पूछने वाले हो। तो समझिए, अंत में आधा न है तो आधा न किसके पास आया? अनार के पास आया। इसका नियम समझो क्या है, कोई भी आधा वर्ण अपने से आगे बढ़ेगा, तो आधा न किसके पास आया? अनार के पास आया, तो अनार क्या हो जाएगा? दो। और त तराजू का क्या माना जाएगा? एक। त तराजू का क्या माना जाएगा? एक। ध्यान रखिएगा, अब यदि शब्द लिखा है अंत, ऐसा वाला अंत लिखा है, तो ये अनार का तो एक ही है, लेकिन अनार और अनुस्वार मिलकर क्या बनेंगे? दो, और त तराजू का एक। मतलब अंत ऐसा लिखा हो तो भी तीन मात्रा, अंत ऐसा लिखा हो तो भी तीन मात्रा। अब सर मान लो शब्द होता अन्याय, तो क्या करना रहता? शब्द रहता अन्याय तो हमें क्या करना रहता है? तो ये आधा न अ के पास आएगा। भाई कोई भी आधा वर्ण है वो अपने से आगे बढ़ेगा, तो आधा न अ के पास आया तो ये क्या बन गया? दो। य में आ की मात्रा, तो ये भी क्या बना? दो। और ये वाले य का
एक मात्रा, तो अन्याय में कितनी मात्रा? 5। सर लेकिन मेरा ये डाउट है कि शब्द मान लो अन्याय होता तो फिर हम क्या करते? शब्द क्या होता? अन्याय, तो फिर हम क्या करते? तो भाई बड़ा आ की मात्रा कितनी? 2। अब ये आधा न भी इसी के पास आएगा, लेकिन इसके पास जगह नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि वर्ण में केवल 2 वर्ण हो सकते हैं, या तो लघु या गुरु। मात्रा केवल 2 हो सकती है, या तो 1 या 2। ये ऑलरेडी डबल है, तो ये न भी इसी के पास आया। लेकिन 3 व्यक्ति नहीं बैठ सकते हैं एक बाइक पर। एक बाइक पर 3 लोग नहीं बैठ सकते हैं। आपने देखा बाइक कैसी आती है आजकल? आजकल बाइक कैसी आती है कि ये बाइक है मान लो, तो ये बाइक ऐसी आने लगी। भैया कहां बैठे हैं? यहां। भाभी जी कहां बैठी है? यहां पे। अब भैया और भाभी, भैया यहां बैठे हैं, भाभी जी की सीट इतनी ऊपर है, भाभी जी यहां बैठी है। अब एक पैदा हुआ, कहां बिठाओगे? अब आप नहीं बिठा सकते उसको। गाड़ी पर या तो कोई एक बैठ सकता है अकेला, या फिर 2 बैठ सकते हैं। 3 को बिठा सकते हो क्या आप ऐसी गाड़ी पे? नहीं बिठा सकते। एक पैदा हुआ, आप नहीं बिठा सकते। वो अपनी स्प्लेंडर की बात अलग है, स्प्लेंडर प्लेटिना की बात अलग है कि भैया यहां बैठे, भाभी जी यहां बैठी। एक पैदा हुआ, बीच में बिठा लो। एक और हुआ, टंकी पर बिठा लो। एक और हुआ, भाभी जी ने गोद में ले लिया। मतलब 3-4 बच्चे भी यदि आपके हैं तो आप बढ़िया से प्लेटिना या स्प्लेंडर पर बिठा के उनको घर जा सकते हैं। पुरानी गाड़ी की बात अलग है, वहां पर क्या था? भैया ऐसे बैठते थे, भाभी जी ऐसे बैठती हैं। एक पैदा हुआ 1-1.5 साल बाद, बीच में बिठा लो। फिर 2 साल बाद एक हुआ, टंकी पर बिठा लो। फिर 1 साल बाद एक हुआ, गोद में ले लो। अब क्या हो गया? ऐसा, भैया यहां, भाभी जी यहां। अब जो पैदा हुआ उसकी तो जगह ही नहीं है ना। आप सोचो सर टंकी में बिठा लो, कहां से बिठा लो? वो भैया पूरा ही तो सो के चला रहा है, वो भैया पूरा ही तो सो के गाड़ी चला रहा है। तो न वो भैया टंकी पर बिठा सकता है, न भाभी जी गोद में ले सकती। इतनी सी तो सीट रहती है, भाभी जी ठीक से बैठ जाए वही बहुत बड़ी बात है। तो न भाभी जी गोद में ले पाएगी, बीच में बिठाने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि इतना अंतर है, भैया यहां, भाभी जी यहां है। गाड़ियां ही ऐसी आने लग गई। तो गाड़ी पर कोई एक बैठ सकता है या 2 बैठ सकते हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। 3 का कोई नियम नहीं है। एक बुलेट हमने देखी, उसमें पीछे कोई बैठ ही नहीं सकता, लो अकेला ही चलेगा, वो अकेला ही चलेगा। पीछे की सीट निकाल के घर पे रख दी, लो अकेला ही चलाता है वो। तो ऐसी भी गाड़ियां आने लगी है। तो गाड़ी पर कोई एक बैठ सकता है या फिर 2 बैठ सकते हैं। 3 का यहां पर कोई नियम नहीं है, ध्यान रखिएगा। 3 का कोई नियम नहीं है। तो ये आ का ऑलरेडी डबल है, ये ऑलरेडी पहले से ही डबल था। अब न आया तो इसके पास जगह नहीं है, तो न गया भाड़ में, न गया कचरे के डिब्बे में। सर न कहां गया? अरे तुझे क्या करना, वो न कहीं भी जाए, वो न गया, नगर निगम वाले ले गए उसे, उससे हमें कोई मतलब नहीं। या का 2, य का 1। मतलब ये समझाना चाह रहा हूं कि चाहे अन्याय हो या अन्याय हो, मात्रा 5 ही रहेगी, मात्रा 5 ही रहेगी। एक्स्ट्रा दिमाग मत चलाना। कुछ बच्चे एक्स्ट्रा दिमाग चलाकर नियम को नहीं समझते हैं और ऐसा सोचते हैं कि जैसे सर इस अंत में 3 मात्रा, तो आप हमें इतनी पंचायत बता रहे हो। अरे 3 मात्रा ही तो है, देखो अ की 1, न की 1, त की 1। लो वैसे भी 3 हो रही है सर, ये तो वैसे भी 3 हो रही है, तो ले ये अब देख कितनी हो रही है। अब मान लो लिखा है अंत्य, तो फिर तो आप यहां पर क्या करोगे? 1 2 3 4, आपके नियम के मुताबिक तो वो 4 हो जाएगी ना। माना कि इसमें और इसमें कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया, लेकिन अब देखो यहां पर, और मेरे नियम के मुताबिक यदि आप देखेंगे तो इसमें होगा क्या कि न आएगा अ के पास, तो ये 2 हो जाएगा। अब त तराजू भी इसी के पास आया, लेकिन इसके पास तो जगह नहीं है ना, क्योंकि भैया कहां बैठे? यहां। भाभी जी कहां है? यहां। तीसरे की तो जगह ही नहीं है, तो ये गया भाड़ में, ये त तराजू गया भाड़ में। ये न आया के पास, त तराजू गया भाड़ में, नगर निगम वाले ले गए। यह का 1। तो ध्यान रखना, अंत में भी 3 मात्रा होती है और अंत्य में भी 3 मात्रा ही होती है। तो आपको इस तरीके से लेना है। कोई भी ऐसा नहीं कहेगा सलीना जी गलत बात है, तरीके से लेना है। कोई भी ऐसा नहीं कहेगा सलीना जी गलत बात है। प्रेमलता जी कह रही है, ऐसा नहीं है प्रेमलता जी, ठीक है? क्लियर है? तो ये आपको समझना है, आपको इस तरीके से काउंट नहीं करना, क्योंकि इस तरीके से देखोगे तो इसमें 4 मात्रा दिखेगी, जबकि अंत में कितनी मात्रा हो रही है? 3 मात्रा हो रही है, ठीक? अब मान लो शब्द आया हमारे पास क्रम, क्या आया? क्रम। तो मैंने वर्णमाला में क्या बताया था कि नीचे वाला र कैसा होता है? पूरा, और क कमल वाला कैसा है? आधा। आपके जो डाउट आप भेज रहे हैं ना, आधे डाउट ऐसे ही हट जाएंगे, खुद ही अपने मन से समझ में आ जाएगा। देखो क्रम है तो क कमल वाला कैसा है? आधा, और र रस्सी वाला कैसा है? पूरा। तो क कमल वाला आधा है ना, तो क कमल। अब इससे पहले क्रम को समझने से पहले आपको मैं समझाता हूं न्याय के बारे में। जैसे अन्याय तो आप समझ गए, अब शब्द दिया उन्होंने न्याय,
तो यहाँ ना आधा था तो अपने से आगे बढ़ा, आने उसे कैच कर लिया और 2 बन गए। अब यहाँ का ना भी आगे बढ़ेगा तो सर इसके आगे तो कोई है ही नहीं, तो ये तुझे दिख रहा है कि इसके आगे कोई नहीं है, उसे थोड़ी, वो ना तो अंधा है ना, वो ना तो अंधा है, उसे थोड़ी पता कि मेरे आगे कोई नहीं है, वो आधा है, वो आगे बढ़ा, आगे कोई नहीं था, वो गया भाड़ में, वो गया कचरे के डिब्बे में, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। या का 2 या का 1। यदि न्याय की मात्रा गिननी हो तो केवल 3 मात्रा होगी, यदि न्याय की मात्रा गिननी हो तो केवल 3 मात्रा होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पर देखो क्रम में क्या हो रहा है कि क्रम का मतलब क्या होता है, ये आधा का रस्सी वाला और म, तो यहाँ क्रम में आप देखो आधा का तो आगे बढ़ेगा ना, अब आगे कोई है ही नहीं, आगे कोई है ही नहीं, तो का कमल वाला गया भाड़ में, उसे ले गए नगर निगम वाले, वो कहां गया, हमें उससे कोई मतलब नहीं, रस्सी का 1 और म मछली का 1, तो क्रम में कितनी मात्रा हो गई 2। लेकिन यदि ये शब्द होता अक्रम, यदि ये शब्द होता अक्रम तो ये कमल वाला अ के पास आता, अनार वाला इसे कैच कर लेता, रस्सी का 1 म का 1। अक्रम में 4 मात्रा होगी और क्रम में केवल 2 मात्रा होगी। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या आपको, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया क्या, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया क्या कि अक्रम में 4 मात्रा होगी और क्रम में केवल 2 मात्रा ही होगी। अच्छा लेकिन शब्द होता कर्म, देखो क्रम और कर्म में क्या अंतर है, क्रम है तो 2 मात्रा है, लेकिन कर्म होता तो ये रस्सी वाला कैसा है आधा, और ये कहां है म मछली के जस्ट पहले। भैया हमने क्या पढ़ा था कि कभी भी हम आधा र नहीं लिखते हैं तो वो म के ऊपर जाकर बैठ जाता है, तो इस कर्म का मतलब तो ये है, तो अभी आधा र क कमल के पास आएगा, ये आधा र क कमल के पास आएगा, मतलब क 2 बनेगा और म मछली वाला 1 बनेगा। तो कर्म यदि आप करोगे तो आप एसआई बनोगे, कर्म यदि आप करोगे तो आप सब इंस्पेक्टर बनोगे, कर्म यदि आप करोगे तो आप सब इंस्पेक्टर बनोगे, एसआई बनोगे। तो कर्म क्या बनेगा एसआई, लेकिन क्रम क्या बनेगा आई, अक्रम क्या बनेगा एसआई। समझ में आया, तो क्या अंतर है, इस कॉन्सेप्ट को भी आप ध्यान रखिएगा, ऊपर वाला रहे तो वो अपने से जस्ट पहले वाले के आगे रहेगा। ठीक, इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि जैसे शब्द है नक्श, तो अब नक्श एसआई बन रहा है, क्या ये समझ में आया आपको कि नक्श एसआई क्यों बना, क्या किसी को यह समझ में आया कि नक्श एसआई क्यों बना, जल्दी से बताइए। हाँ आरती मिश्रा जी कह रही हैं सर आप बिना पूछे सारे डाउट क्लियर कर देते, बिल्कुल हमें पता है क्या पूछने वाले हो। अंजू जी आपने ध्यान नहीं दिया है, आपका देखो अंजू जी का डाउट है कि सर मत्स्य का क्या होगा, तो मुझे बताओ क्या ये डाउट होना चाहिए, क्या ये डाउट होना चाहिए, क्योंकि ये इसके बराबर नहीं हो गया। मुझे बताइए इस शब्द और इस शब्द में क्या अंतर है, तो आपको केवल लग रहा है कि मैंने आपका डाउट नहीं बताया, जबकि मैं आपका डाउट बता चुका हूं, है ना। अंजू जी को ये लगेगा कि सर आपने मैंने मत्स्य का पूछा आपने मुझे नहीं बताया, अरे तो मैं क्यों बताऊं आपको, आप देखिए ना इसमें और इसमें कुछ अंतर हो तो मुझे बता दो, जो अंत्य में नियम लग रहा है वही मत्स्य में लगेगा, ये तो पूछने की बात ही नहीं होती है। बताओ जरा क्या ये आपको पूछना चाहिए था, इसलिए मैंने कहा कि अच्छे से समझिए तो आपको क्लियर होगा। नक्श का सेकंड वर्ड 2 वर्ड से मिलकर बना है, हाँ आकाश शर्मा जी बिल्कुल ठीक है, आ ह क है नक्श में इसलिए, बिल्कुल ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए नक्श एसआई क्यों बना उसको अपन को समझना है, नक्श एसआई क्यों बना उसको समझते हैं, क्योंकि ये जो छ है ये किससे मिलकर बना है, आधा क और पूरे षटकोण से। ये छ क्षत्रिय वाला ये क्या है संयुक्त व्यंजन है, तो भाई ये तो संयुक्त व्यंजन है ना हमारे, ये छ किससे मिलकर बना था, आधे क और पूरे षटकोण से। ये त्र किससे मिलकर बनता है, आधे त और पूरे र से। ये श्र किससे मिलकर बना है, आधे श और पूरे र से। और छत्र ये ज भी किससे मिलकर बना है, आधे ज और पूरे य से। तो यदि मैं कहूं कि नक्श एसआई बना तो ध्यान रखिएगा क्ष मतलब आधा का और पूरे षटकोण से। अब आधा का और पूरा षटकोण तो ये आधा का तो अपने से आगे बढ़ेगा ना, तो ये किसके पास आ गया, न के पास, तो न 2 बन गया और षटकोण तो एक ही रह गया ना, इसलिए नक्श क्या बनेगा एसआई बनेगा, इसलिए नक्श क्या बनेगा एसआई बनेगा। निखिल कर्तव्य का बड़ा आसान है बेटा, कर्तव्य शब्द है, तो देखो ये जो कर्तव्य शब्द है ये मैं बता चुका हूं, यही कर्म में यही तो बताया था, ये कर्तव्य है, तो आप इसे ऐसा कर लो, आप इसे ऐसा कर लो, वैसे ही समझ में आ गया आपको। ये र कहां है, तराजू के जस्ट पहले, अब ये र यहां है तो ये क के पास चला गया, ये क्या बन गया 2, तो र और क मिलकर 2 बन गए। इसी तरह आधा व तराजू के पास आ जाएगा, ये भी 2, कर्तव्य में 5 मात्रा, क्या दिक्कत है, ये कर्तव्य में 5 मात्रा हो गई आपकी, लो कर्तव्य में कितनी मात्रा 5 मात्रा हो गई, क्या दिक्कत है, बहुत आसान तरीका है। ठीक है, यदि मैंने नक्षत्र को एसएसआई कहा तो यदि आपको समझ में आ गया हो तो एक बार थंब इंप्रेशन दे दें। नक्षत्र में 5 मात्रा है, यदि आपको समझ में आ गया हो तो एक बार अंगूठा दिखा दे जल्दी से। नक्षत्र में एसएसआई बनेगा, क्या ये आपको समझ में आया कि कैसे एसएसआई बन रहा है। नक्षत्र एसएसआई है मेरे अकॉर्डिंग, यदि आपको समझ में आया हो तो थंब इंप्रेशन दे दो कि हां सर हमें क्लियर है, नक्षत्र एसएसआई है, क्या यह बात आपको क्लियर है। ठीक, संदीप कुमार बनवाली जी को क्लियर है। ज्ञान यदि शब्द है तो ज्ञान भी आधे ज और पूरे यहां से मिलकर बना है, लेकिन इसका आधा ज गया भाड़ में, नगर निगम वाले ले गए, य में आ की मात्रा, तो ज्ञान क्या बना एसआई। लेकिन मैं कहूं कि जो अज्ञान है वो एसएसआई है, तो इसमें किसी को कुछ पूछना है क्या, ज्ञान तो एसआई है लेकिन अज्ञान एसएसआई है, इसमें किसी को कुछ पूछना है क्या मुझसे, जल्दी से बताइए। ज्ञान तो मैंने एसआई बनाया है लेकिन अज्ञान एसएसआई है, मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई डाउट रहेगा। चंद्रमा है, अब ऐसा चंद्रमा हो या ऐसा चंद्रमा हो कोई दिक्कत नहीं है, ये च है तो अनुस्वार मिलकर 2 हो गया, ये आधा न है तो च के पास आ गया, ये भी 2 हो गया। ठीक, अब ये जो द है इसका मतलब है कि इसमें आधा द है और पूरा र रस्सी वाला है, ये मैंने बताया था ना नीचे वाला कैसा होता है पूरा, तो ये जो चंद्रमा है इसमें द दवात वाला कैसा है आधा, तो चूंकि द दवात वाला आधा है तो ये भी च चम्मच के पास आया, लेकिन भाई भैया कहां है यहाँ, भाभी जी कहां है यहाँ, तो ये द दवात वाला थोड़ी बैठ पाएगा भाई, आधा ना और ऑलरेडी डबल हो गए हैं, द दवात वाला भी आधा है तो वो भी इसी के पास आया, लेकिन इसके पास जगह नहीं है, तो द दवात वाला गया भाड़ में, र रस्सी बचा तो र रस्सी का 1 और मां का 2, इसी तरह र रस्सी का 1 और मां का 2, तो चंद्रमा बना एसआईएस, चंद्रमा बना एसआईएस। हाँ सर सब आ गया है, अनिश कुमार जी कह रहे नहीं पूछना है सर, नो सर क्लियर है सर। ठीक है, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को कोई डाउट रहा होगा, और बाकी फिर वैसे भी हमारे संगठक तत्व आज 3 ही हुए हैं, हमें इनको आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमने कौन कौन से पढ़ लिए संगठक तत्व, अभी तो हमें बहुत सारे पढ़ने हैं, चरण हो गया, वर्ण हो गया, मात्रा पर अपनी गाड़ी अटकी है, बाकी में और भी बहुत से नियम है वो मैं पढ़ाते पढ़ाते आपको सिखा दूंगा। क्रम यति गति तू गण कल हम कंप्लीट कर लेंगे, और कल से ही हमारे छंद भी शुरू हो जाएंगे। ठीक है, कल से भी हमारे छंद भी शुरू हो जाएंगे, तो आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी।